अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 16। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, व्हेन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज़ 10 व्हाट इज़ इट्स पीक वैल्यू। नीचे मैंने हिंट दी हुई है। जो आईआरएमएस वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट बाई अंडर रूट टू के। आई नॉट बाई अंडर रूट टू के। मुझे ये ना चीज़ें राइट करने में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि मैं टच पैड पे कर रहा होता हूँ। मेरे पास वो भी ड्राइंग बोर्ड नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आ जाए, तो फिर ये वाली मुश्किल थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिर्फ वर्बली बता रहा होता हूँ, टाइप नहीं करता। तो आप लोगों को सुनना भी पड़ेगा, देखने के साथ साथ सुनना भी पड़ेगा। तो ये होता है इक्वल टू IRMS के। अब हमें चाहिए यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू, यानी कि पीक वैल्यू चाहिए। RMS वैल्यू यानी इफेक्टिव वैल्यू तो हमारे पास है, तो जो अंडर रूट टू है वो वहाँ जाके RMS के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पता है कि अंडर रूट टू जो है इसकी वैल्यू होती है 1.41 समथिंग करके। तो उस हिसाब से 1.41 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई 1.4 करें तो हमारे पास 14.2 समथिंग 14.1 यानी कि 14 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। अब वो स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। जो अगर वैल्यूज़ बानी याद रखी हो तो मुझे आई थिंक यही याद है कि 1.41 होती थी, जो तो मैंने याद की हुई थी जब तक, और 3 के लिए आई थिंक 1.732 है, जो मुझे अभी तक याद है जब मैंने अपने टाइम में याद की थी। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ साइकिल। जो एवरेज वैल्यू होती है ना AC की एक कंप्लीट साइकिल में, वो ज़ीरो होती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, करंट पहले एक डायरेक्शन में जाता है, यानी कि पहले इस तरह अगर जा रहा है तो फिर बाद में इसी तरह वापस भी आ रहा है। तो जो जाते हुए वैल्यू पॉजिटिव होगी वो वापस आते हुए नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगी। चोक इज़ यूज टू लिमिट द करंट। चोक जो है हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, लिमिट करने के लिए करंट को। अब हम ये काम करते क्यों, करंट को लिमिट करना क्यों ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं किया जा सकता तो जो ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी, वो जल्द ही ब्रेक डाउन हो जाएंगी। इसीलिए अक्सर घरों में जो या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जहाँ पे यूज़ होती हैं, वहाँ पे चोक को साथ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि करंट को लिमिट किया जा सके, उसकी एक हाई वैल्यू पे ना जा सके, तो उसे रोकने के लिए, कम करने के लिए यूज़ करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, दिस विल बी इन द रीजन। अच्छा, अब रीजन वैसे तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, तो जो विजिबल है ना, विजिबल लाइट के लिए वो रेंज है 390 से लेकर 700 नैनोमीटर। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम यूज़ किया हुआ है, यानी कि क्रॉस 10 रेज माइनस जो पावर है -10 है, 10 रेज -10। तो अगर मैं इसे चेंज करूँ नैनो को एंगस्ट्रॉम में, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3900 से लेकर 7000 के दरमियान, यानी 3900 से लेकर 7000 के दरमियान वैल्यू। यानी कि इसके दरमियान में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा विजिबल रीजन में लाई कर रहा होगा। बाकी ऊपर और नीचे का केस वो अलग है, वो आप लोग अगर चार्ट पूरा याद करना चाहें, लेकिन ज़्यादातर वो विजिबल लाइट के बारे में ही पूछ रहा होता है, तो आपको एटलीस्ट विजिबल की रेंज पता होनी चाहिए वेवलेंथ। The electromagnetic waves of 100 kilohertz fell on a TV antenna, then what frequency will be induced in the antenna? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्योंकि जो एंटीना है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ उसे कैप्चर करता है और ट्रांसमिट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन डैश इज कनेक्टेड इन AC सर्किट। जब क्या चीज़ कनेक्टेड हो AC सर्किट में, इंडक्टर। क्यों करता है, जब इंडक्टर लगता है किसी AC सर्किट में, तो जो इंडक्टिव लोड है इसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है इसकी, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा होता है। इन अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर्स बिहेव लाइक, रेजिस्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। हमें पता है कि जो इंडक्टर है वो किस लिए यूज़ होता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। किसके ज़रिए से, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस में, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस चेंज को अपोज कर रही होगी, और जो वो फील्ड है वो कोलैप्स हो रही होगी। तो इस केस में जो इंडक्टर्स होते हैं वो रेजिस्टर्स के तौर पे, यानी रेजिस्ट कर रहे होंगे उस करंट को, तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे या रेजिस्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। When the frequency of oscillator is slightly greater than that of resonance, amplitude of oscillation। अब ये चैप्टर 7 में ग्राफ है, आप वो देखें तो आपको वैसे खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको एक हल्का फुल्का सा सिर्फ बना कर दिखाता हूँ, कुछ इस तरह करके है।
ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक सेंटर पॉइंट बन रहा होता है ना, वो होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होती है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ी है स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे ही थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो सडनली डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, वरना ये बिल्कुल एक सेंटर में लाइन कट कर रही होती है। समझ लेंगे 3 वेव्स हैं और एक सेंटर में ही उसे कट कर रही है। तो उस केस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वैन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, ये दोबारा सेम ही आ गया है, 14.2 ही होगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ये दोबारा रिपीट हो गया। चोक इज़ यूज, ये भी दोबारा आ गया है। लिमिट द करंट, हमने इसकी डिस्कशन ही कर ली है कि किस तरह यूज़ होती है ये लिमिट द करंट, ये क्यों यूज़ करते हैं मतलब इसे। एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस पीक वोल्टेज, जब पीक वोल्टेज हमें दे दिया, VRMS की वैल्यू पूछ रहा है। अभी मैंने पीछे आपके साथ शेयर की थी कि जो VRMS की वैल्यू है वो होती है V0/√2 के। तो अगर उस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है? डी हो नहीं सकता, कन्फर्म है। बी, सी का भी कोई चांस नहीं है। कन्फ्यूजन आनी भी हो तो वो आ सकती है हमें ए और बी में, लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट जो है वो नीचे है, बटे में है, बाई में है, तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे इंडक्टेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस दी हुई है, कहता है इन सीरीज है और पैरेलल के केस में दी हुई है। एफ एक्स और एफ वाई का रिलेशन पूछ रहा है कि वो किस तरह से रिलेट हो सकती हैं। तो ये जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है एल और सी पर, दोनों केसेस में, सीरीज़ का केस हो भले पैरेलल का केस हो। तो अगर उसके हिसाब से देखें एल और सी की वैल्यू, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखें ना 5 मिली है, 10 पाइको है, तो यहाँ पे 10 मिली है और 5 पाइको है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 क्रॉस 10⁻⁹ बन जाएगा और ये भी 50 क्रॉस 10⁻⁹ बन जाएगा। जब वैल्यू दोनों की सेम ही बन रही है तो उनका रिलेशन जो है एफ एक्स और एफ वाई का वो सेम ही होगा, भले वो पैरेलल में लग रहे हैं या फिर सीरीज में लग रहे हैं, क्योंकि फार्मूला उन दोनों के लिए सेम है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव सेम बट फ्रीक्वेंसी चेंजेस प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। कैसे? मैं आपको ये ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये है, इसमें देखें पता चल जाएगा आपको। कैरियर सिग्नल के केस में है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, जैसे उसने कहा एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव सेम बट फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी जो है नीचे जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ चेंज हो रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन की भी मैंने कोशिश की थी, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ। है एक्सप्लेनेशन, ये नहीं कि नहीं है, मिली भी थी, मैंने रिसर्च भी की थी अच्छे से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो आप लोग इसे सिर्फ सिंपली इस ग्राफिकल ग्राफ की मदद से सिर्फ देख लें। ये मैं बता दूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, अभी आपको आगे पता चल भी जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ग्राफ की मदद से सिर्फ पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो कैरियर वेव का होता है वो सेम रहता है, जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ चेंज हो रही होती है। ट्यूनिंग आर रेडियो चेंजेस इट्स कैपेसिटेंस को चेंज करता है, जो इस केस में है। हमने अभी पीछे फार्मूला देखा था फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस के साथ, तो वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। तो जो जब भी हम किसी रेडियो की ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उसकी कैपेसिटेंस चेंज कर रहे होते हैं। इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी चेंज प्रोपोर्शन इज, ये अभी हमने ऊपर देखा है कि वही दोबारा आ गया है, उसी से मतलब मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम नहीं, हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, तो एम्पलीट्यूड पे करेक्ट कर देंगे। उसने बस कंप्लीट ऑप्शन नहीं दिया, मतलब वो कंप्लीट डिटेल नहीं दी। रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड बाय टर्निंग द नोब ऑफ अ रेडियो, टर्निंग द ट्यूनिंग नोब चेंजेस। अभी हमने ऊपर देखा कैपेसिटेंस ही, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कि कैपेसिटेंस जो है वो ट्यूनिंग सर्किट की चेंज हो रही होती है जब हम नोब को चेंज कर रहे होते हैं। An AC generator produces alternating voltage of X volts RMS. The peak value of this alternating current, peak value लेनी है तो हमें पता है कि √2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है RMS वैल्यू से। RMS वैल्यू हमारे पास है X वोल्ट्स, तो √2 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो 2 डिवाइड हो रहा है ये हो ही नहीं सकता। सी के केस में भी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो सकता। डी के केस में एक्स स्क्वायर आ गया, नहीं हो सकता। तो ए हो सकता है, और ए पे उसने क्या किया, इस दफ़ा √2 लिखने की बजाय उसने √2 की जो है वैल्यू लिख दिया 1.414 करके। द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर इट्स ऑपरेशन। अल्ट्रासाउंड मशीन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ नहीं होती, बाकी रेडार में भी होती हैं, एक्सरे मशीन्स में भी होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी होती हैं।
इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये दोबारा आ गया है। द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स रिमेन सेम बट इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज़ पे थोड़ा आप खुद भी देख लीजिएगा, वैसे सर्च भी कर लीजिएगा एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या अपने किसी टीचर से पूछिएगा, मे बी वो किसी छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर करा दें, क्योंकि जो मैंने ढूंढी हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं और उस पर डिस्कशन में भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो, या हो सकता है कि मुझे वो कोई ट्रिकी पॉइंट उसमें पिक ना हुआ हो जिसकी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।